अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। सबसे पहले जिक्र दस्तक की उन स्टोरीज का जिन पे आज देंगे दस्तक। पाकिस्तान कोरोना से मुतासरा पहले 15 ममालिक के सफ में शामिल। मुतासरीन की तादाद 1 लाख से तजावुज। घबरा लें, गर्म पानी पी लें या पैराडोल का इस्तेमाल बढ़ा दें, अवाम हुकूमत की जानिब देखने लगी। इंक्वायरी पर इंक्वायरी, सजा का तयन क्यों नहीं हो सकता? ईमानदार दौरे हुकूमत में जाती एहतसाब कब होगा? ये सवाल भी आज के प्रोग्राम का हिस्सा होगा। चीनी इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट, फोरेंसिक ऑडिट के बाद मजीद तहकीकात की जरूरत क्यों पेश आई? वफाकी काबीना और मुआविनीन खुसूसी की फौज जफर मौज। मफादात के टकराव का सिलसिला क्यों जारी है? करप्शन और लूट मार पर अवाम किसका गिरेबान पकड़े? और फिर ऑनलाइन क्लासेस खत्म की जाए, वबाई सूरत हाल में फीस ना ली जाए। मुल्क भर के तलबा ने अहम मुतालबात सामने रख दिए। क्या आईपीकैप का इम्तहान कोरोना फैलाने का जरिया बनेगा? ये सवाल भी आज के प्रोग्राम में उठाएंगे। दुनिया भर में कोरोना वायरस ने तबाही मचाई। मीडिया, तज्जियाकारों और डॉक्टर्स ने हुकूमत पाकिस्तान को खबरदार किया कि इस हवाले से हंगामी बुनियादों पर इकदाम किए जाएं ताकि इस खतरे से निपटने के लिए पहले से तैयारी की जाए। फिर पाकिस्तान में बैरून मुल्क से कोरोना के मरीज पाकिस्तान आए। इसके साथ ही मुल्क में रफ्ता रफ्ता कोरोना के मरीजों की तादाद बढ़ती गई। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कौम को बताया कि कोरोना का वायरस पाकिस्तान के लिए खतरा नहीं है, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, मामलात मुकम्मल कंट्रोल में है। वो क्या कह रहे थे, उसकी एक झलक आपको दिखाते हैं। आपने सबसे पहले घबराना नहीं। हम मुसलमान हैं, हमारा ये ईमान है कि जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में। एहतियात करो, सबके लिए ज़रूरी है कि आप इसके लिए एहतियात करें। अगर 100 लोगों को कोरोना होता है तो 3% ज़्यादातर कौन लोग हैं जिनके लिए ख़तरनाक है? वो लोग हैं जो या उनकी उम्र ज़्यादा है तो उनकी इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर है, या उनको कोई बीमारी है, या ख़ास तौर पे अगर चेस्ट इन्फेक्शन या कुछ है तो उनके लिए ख़तरनाक। हमारे इस वक्त 190 लोगों को मरना चाहिए था इस वायरस की वजह से। अब सिर्फ वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ही नहीं, उनकी हुकूमत के लोग भी मामले पर गैर संजीदगी का मुजाहरा करते दिखाई दिए। कभी कोरोना वायरस का इलाज पैराडोल में तलाश किया गया तो कभी गर्म पानी से वायरस को मारने का टोटका अवाम के सामने पेश किया गया। हद तो उस वक्त हो गई जब तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा पाकिस्तान में मौजूद वायरस को इंतहाई कमजोर करार देने लगे। कहने लगे कि पाकिस्तान में मौजूद कोरोना वायरस सी कैटेगरी का कोरोना वायरस है। हम उम्मीद रखते हैं कि 80%, अगर 100 बंदे इन्फेक्ट हुए तो 80% पैनाडोल के साथ ही रिकवर कर लेंगे। ये भी बड़ा ज़रूरी है कि अगर आपके गर्म पानी जो है अगर आप वक्फे के साथ पी लें तो ये लंग्स में जाने की बजाय जो वायरस है ये पेट में चला जाता है, और पेट में चला जाए तो ये किल हो जाता है। अब आपने खुद अवाम को कंफ्यूज किया, खुली छुट्टी दी, लॉकडाउन करने के बावजूद अमली तौर पर लॉकडाउन नहीं किया गया। डॉक्टर्स ने मशवरा दिया कि कम से कम 3 से 4 मरहलों पर सख्त फैसले करके लॉकडाउन किया जाए। डॉक्टर्स ने मुश्तबा केसेस की निशानदेही करके उनके टेस्ट कराने, उन्हें आइसोलेट करने, उनके राब्ते में आने वाले अफराद की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की स्ट्रैटेजी पर अमल दरामद कराने का मशवरा दिया। इस मशवरे को भी नजरअंदाज किया गया। लॉकडाउन की जगह स्मार्ट लॉकडाउन की इस्तेलाह इख्तियार की गई। वज़ीर आज़म ने स्मार्ट लॉकडाउन की अहमियत पर रोशनी डाली। साथ ही उन्होंने कहा कि हम तो स्मार्ट लॉकडाउन के बानियों में से। अब इन्हीं नाकाम पॉलिसीज के बायस आज मुल्क में केसेस की तादाद 1 लाख से तजावुज कर चुकी है। मुल्क में अमवात की शरह में भी तेजी से इजाफा हो रहा है। वज़ीर आज़म ने कोरोना वायरस के मामले पर मुतअद्दिद बार कौम से खिताब किया। हर बार लॉकडाउन की मुखालिफत की, हर बार कौम को दर्स दिया कि घबराना नहीं है, लेकिन आज उन्होंने कौम से खिताब में घबराने का इशारा दे दिया है। वज़ीर आज़म ने कहा है कि अभी तो 1 लाख हुए हैं, लेकिन जुलाई के आखिर या अगस्त के शुरू तक मुल्क में कोरोना केसेस की तादाद में मजीद इजाफा होगा। अगर हम एहतियात करेंगे, अगर हम SOPs पे चलेंगे तो इंशाअल्लाह हम इसको मैनेज कर लेंगे। हमारे ख्याल में जो पीक है वो जुलाई के आखिर में या अगस्त में आएगी, जो पाकिस्तान में जो पूरी पीक है, और उसके बाद नीचे केसेस आ जाएंगे। वज़ीर आज़म ने मुल्क में कोरोना केसेस की तादाद में इजाफे की बात तो कर दी है। उनकी नज़र में लॉकडाउन कोरोना केसेस की रफ्तार को कम करने का सबब बन सकता है। साथ ही बोले कि अब एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, अपने लिए ना सही तो अपने बुजुर्गों की जानों की हिफाजत के लिए एहतियात करें। लेकिन हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान 17 मार्च को ये दावे कर रहे थे कि ये आम फ्लू है, लेकिन आज वज़ीर आज़म के मुताबिक लोग आम फ्लू समझ रहे हैं कोरोना वायरस को। पहले कौम को खुद कंफ्यूज किया गया, मगर अब खुद ही इस मामले का इल्जाम कौम को दे रहे हैं। ये वायरस एक किस्म का फ्लू है
और एक ऐसा फ्लू है कि जिसकी खासियत यह है कि बड़ी तेज फैल जाती है, लेकिन दूसरी तरफ ये आप सबको इस चीज से थोड़ा सा मुतमईन होना चाहिए कि 97% केसेस कोरोना के बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। लोग इसको सीरियसली नहीं लेते हैं। आम लोग समझते हैं कि ये कुछ है ही नहीं, एक ये फ्लू है। आम लोग इसको, क्योंकि आम लोग इसको उस तरह ध्यान नहीं देते, इसलिए कोई एसओपी भी अमल नहीं करते। तो मैं आज सबको आपको कहना चाहता हूं कि अगर हमने इसी तरह बेहतियाती की। वजीर आजम ने आज जहां कौम को एसओपीज पर अमल दरामद करने का बताया है, मेरी रियासत ने यह भी कहा कि लॉकडाउन से वायरस से बचा नहीं जा सकता है, बल्कि ये वायरस के फैलाव की रफ्तार को कम कर देता है। हालांकि लंदन के इंपीरियल कॉलेज की एक तहकीक में यह बात सामने आई है कि कोरोना वबा का फैलाव रोकने के लिए लॉकडाउन ने यूरोप में तकरीबन 31 लाख जानें बचाने में मदद दी है। इंपीरियल कॉलेज के माहिरीन बरतानवी हुक्काम को भी कोरोना वायरस से निपटने की हिकमत अमली पर मशवरा दे रहे हैं। इन मुहक्किकीन के मुताबिक लोगों को घरों पर रहने की हिदायत ने कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने में मदद दी है, यानी सोशल डिस्टेंसिंग गाइडलाइन से बहुत मदद मिली है, साथ ही साथ आइसोलेशन से बहुत मिली है, लॉकडाउन से बहुत मदद मिली है। यूरोपियन सेंटर फॉर डिजीजेस के डेटा के मुताबिक 11 यूरोपीय ममालिक में 4 मई तक होने वाली अमवात का मवाजना इन ममालिक से किया गया है जिनमें कोरोना वबा आने के बाद बंदिशें नहीं लगाई गई थी। यानी कुछ ममालिक ऐसे थे जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग गाइडलाइंस का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा गया था। उन्होंने मास्क पहनने की हिदायत भी की है और वजीर आजम के नजदीक मास्क कोरोना के खतरात को 80% तक कम कर देता है। इसी तरह मुशीर सैयद डॉक्टर जफर मिर्जा ने भी मुल्क में मास्क को लाजमी करार दिया है। ये सबसे पहले तो ये जो मास्क है, ये हर जगह जब आप बाहर निकले ये मास्क पहने। ये आप सबके लिए ज़रूरी इसलिए कि ये अब साबित हो गया दुनिया में कि ये इसका जो फैलाव होता है, जो जितनी तेज़ी से ये फैलती है, ये मास्क की वजह से तकरीबन 50% फ़र्क पड़ता है। अगर मास्क को सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो किसी भी मुल्क में जहाँ पे कोरोना वायरस की बीमारी फैली हुई है 40 से 60% तक उस बीमारी के फैलाव को मास्क के सही इस्तेमाल से रोका जा सकता है। हमने मास्क का पहनना लाजमी करार दिया। हुकूमत पाकिस्तान ही नहीं बल्कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी मास्क के इस्तेमाल को अहम करार देते हुए इस बारे में खुसूसी हिदायत जारी की। WHO is publishing updated guidance on the use of masks for control of COVID-19. Here is what's new. In areas with widespread transmission, WHO advises medical masks for all people working in clinical areas of a health facility, not only workers dealing with patients with COVID-19. Second, in areas with community transmission, we advise that people aged 60 years or over, or those with underlying conditions should wear a medical mask in situations where physical distancing is not possible. Third, WHO has also updated its guidance on the use of masks by the general public in areas with community transmission. In light of evolving evidence, WHO advises that governments should encourage the general public to wear masks where there is widespread transmission and physical distancing is difficult, such as on public transport, in shops, or in other confined or crowded environments. Our updated guidance contains new information on the composition of fabric masks based on academic research requested by WHO. Based on this new research, WHO advises that fabric masks should consist of at least 3 layers of different material. Masks are not a replacement for physical distancing, hand hygiene, and other public health measures. WHO will continue to provide the world with advice based on the most up-to-date evidence as part of our commitment to serving the world with science, solutions and solidarity. जहां आलमी सतह पर मास्क की अहमियत पर बात की जा रही है, वहीं पाकिस्तान में भी मास्क के इस्तेमाल को यकीनी बनाने की हिदायत दी जा रही है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान में रोटी के एक एक निवाले को तरसते आम आदमी को मास्क मिल पाएगा?
2 से 3 रुपए में मिलने वाला मास्क आज 5 रुपए में मिलने वाला मास्क आज 40 से 50 रुपए में मिल रहा है। क्या हुकूमत ने मास्क की कीमत को कंट्रोल करने के लिए इकदाम किए हैं? क्या मुफ्त फराहमी के हवाले से भी कोई इकदाम हुए हैं? क्या सरकारी सतह पर मास्क के मयार को यकीनी बनाने के लिए कोशिशें की गई हैं? नाकिस मटीरियल से तैयार करदा मास्क की रोकथाम के लिए सरकारी सतह पर किए गए इकदाम पर भी सवाल उठते हैं। मास्क के अलावा भी हुकूमती सतह पर SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने के दावे किए जा रहे हैं। स्मार्ट लॉकडाउन और SOPs के दरमियान में फंसी आवाम एक बार फिर कंफ्यूज हो रही है। पाकिस्तान कोरोना से मुतासिरा 15 बड़े ममालिक की फहरिस्त में दाखिल हो चुका है, विच इज समथिंग वेरी अलार्मिंग। हुकूमती अदम तवज्जोही के बायस ये वबा खतरनाक सूरत हाल इख्तियार करती जा रही है और अब सख्ती के दावे किए जा रहे हैं। लेकिन सवाल तो ये भी उठता है कि हुकूमत इन्हीं SOPs पर अमल दरामद को यकीनी कैसे बनाएगी? इसका जवाब हम एक वीडियो में आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। अभी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर एक वीडियो आपको दिखाई दी गई। इस वीडियो में कैसे शहरियों को SOPs का पाबंद बनाया जा रहा है ये आपको दिखाते हैं। अब क्या रिक्शे और मोटरसाइकिल की हवा निकालकर SOPs पर पाबंदी यकीनी बनाई जा सकती है? वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह रिक्शा ड्राइवर को उतारा जाता है, रिक्शे के टायर से हवा निकाल दी जाती है, मोटरसाइकिल सवार को मोटरसाइकिल से उतारकर उसकी मोटरसाइकिल का टायर पंक्चर कर दिया जाता है। वज़ीर आज़म टाइगर फोर्स के जरिए SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाने की बात करते हैं, जबकि मुल्क भर के कई इलाकों से टाइगर फोर्स की जानिब से शहरियों को ब्लैकमेल करने की शिकायत मौसूल हो रही हैं, दिहाड़ियां लगाई जा रही हैं। लेकिन इस सारे मामले पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान को आगे बढ़ते हुए किरदार अदा करना होगा। टाइगर फोर्स पर तो सवालात उठ ही रहे हैं, शिकायत भी सामने आ रही हैं। लॉकडाउन, मास्क, SOPs ये सब इस्तिलाहात कोरोना वायरस के साथ जुड़ी हुई हैं। इस वायरस से जहां इंसानी जानों को खतरात लाहक हुए हैं, वहीं पर मईशत का पहिया भी रुक सा गया है। लेकिन पाकिस्तान में एक मामला ताहाल जारी है, यानी जहां पर मईशत के पहिए को ब्रेक लगी है तो एक मामला ऐसा है जहां पर ब्रेक बिल्कुल नहीं लगी। वो मामला करप्ट लोगों के है। नैब के जरिए से ऑपोजिशन जमातों के गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है, लेकिन आटा, चीनी, बिजली और दीगर बहरानों के जिम्मेदारों का ताहाल तयन नहीं हो सका है। तहरीक इंसाफ ने कई बहराने की जिम्मेदारी उनकी तहकीकात भी कराई है ताकि जिम्मेदारों का तयन हो सके, लेकिन कोई भी नतीजा खेज साबित नहीं हुई। सवाल यह भी उठता है कि इसका फायदा आम आदमी को कैसे पहुंचेगा। सिर्फ चीनी के मामले की अगर बात की जाए तो रिपोर्ट पेश होने पर खूब वाहवाही की गई, खूब दाद समेटी गई, लेकिन आम आदमी को इस रिपोर्ट पर क्या फायदा हुआ? पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत के इख्तिताम पर चीनी की कीमत 50 रुपए थी। मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत के इख्तिताम पर यह कीमत बढ़कर 54 रुपए हुई, जबकि इस वक्त तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। 2 साल मुकम्मल होने को है और इस वक्त चीनी की कीमत 76 रुपए 50 पैसे हो चुकी है और ये एक्स मिल प्राइस है। मार्केट और परचून में ये कीमत मजीद बढ़ जाती है। इसी तरह दीगर मामलात में भी आम आदमी को क्या फायदा पहुंचा है? आम आदमी को फायदा पहुंचाने की बजाय नुकसान ही नुकसान दिखाई दे रहा है। अब वज़ीर आज़म ने शुगर माफिया के गिर्द घेरा तंग करते हुए नैब, स्टेट PR, FIA, मुसाबकती कमीशन और दीगर इदारों को 90 रोज में कार्रवाई मुकम्मल करने का हुक्म दे डाला है कि सब्सिडी का मामला, पूरे 29 अरब रुपए की सब्सिडी का मामला नैब को भेजा जा रहा है। दूसरा मामला जो है वो है इन्वेस्टिगेशन ऑफ इनकम एंड सेल्स टैक्स फ्रॉड, इवेजन एंड बेनामी ट्रांजैक्शंस। ये मामला FBR को तफवीज़ किया जा रहा है। इसके बाद तीसरी जो इसके अंदर चीज़ है जो तफवीज़ की गई जा रही है वो है इन्वेस्टिगेशन ऑफ कार्टेलाइजेशन। ये कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को दिया जा रहा है। चौथा पीनल एक्शन जो है, जो अप्रूव किया है वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने, वो है इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन ऑफ एक्सपोर्ट प्रोसीड्स, लोन डिफॉल्ट्स, राइट ऑफ्स, सेल ऑफ प्लेज स्टॉक्स, और ये करेगा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। पांचवा जो इसके अंदर पीनल एक्शन प्लान है वो है इन्वेस्टिगेशन ऑफ कॉर्पोरेट फ्रॉड। तमाम कॉर्पोरेट फ्रॉड जो है मामला ये FIA और सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान को दिया जा रहा है। छठा एक्शन पॉइंट है आपका इन्वेस्टिगेशन ऑफ पोटेंशियली फेक एक्सपोर्ट्स टू अफगानिस्तान एंड मनी लॉन्ड्रिंग, ये भी FIA को दिया जा रहा है। सातवां एक्शन है वो है लॉज की ब्रीच हुई है। इन तमाम चीज़ों को एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट ऑफ 3 प्रोविंसेस, जहाँ जहाँ शुगर मिले हैं ज़ाहिर बात है जुरिस्डिक्शन उनकी बनती है, तो पंजाब एंटी करप्शन डिपार्टमेंट, KP एंटी करप्शन एंड सिंध एंटी करप्शन, तीनों को भेजा जा रहा है। यानी तहकीक, तहकीक पर तहकीक, तहकीक पर तहकीक और फिर तहकीक। मेरे रियासत इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। यहाँ सवाल पैदा होता है कि ऐसे वक्त में जब चीनी बहरान के जिम्मेदारों का तयन हो चुका है, फोरेंसिक ऑडिट भी करवाया जा चुका है, तमाम शवाहिद मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद मामले को मजीद लटकाने के लिए 7 दीगर इदारों को तहकीकात सौंप दी गई है। यानी कि आवाम को एक बार फिर
ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जा रहा है। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी जब शुगर बहरान का तस्करा करते हैं, जब शुगर बहरान का तस्करा किया जाता है, उनकी नज़र में बहरान के ज़िम्मेदार शरीफ बरादरान हैं, ओमनी ग्रुप है, वज़ीर आला सिंध हैं, लेकिन वो खुद क्यों भूल जाते हैं कि गुज़श्ता साल भी शुगर मिल्स मालिकान को सब्सिडीज़ दी गई हैं। ये सब्सिडीज़ किसी और ने नहीं दी, बल्कि असद उमर, वज़ीर आला पंजाब और वफाकी काबीना की मुशावरत से दी गई हैं। अब सवाल तो ये भी उठता है कि जहांगीर तरीन, खुसरो बख्तियार और दीगर मिल मालिकान को नज़रअंदाज क्यों किया जाता है? इनसे निगाहें क्यों चुराई जाती हैं? सरफ नज़र क्यों होता है? क्या एहतसाब का हथौड़ा सिर्फ ऑपोजिशन के सर के लिए है? क्या माजी में वज़ीर आज़म यकसा एहतसाब के हामी नहीं थे? ये तमाम तर सूरत हाल है। और माजी पाकिस्तान खुद इस मामले पर क्या राय रखते हैं, सबसे पहले अपने आप को एहतसाब के लिए पेश करने से मुताल्लिक क्या कहते रहे, उसकी एक झलक आपको दिखा। अकाउंटेबिलिटी शुरू होगी मेरे से, फिर होगी मेरे वजीरों से, फिर हम नीचे जाएंगे। हम इंशाल्लाह इसमें आपको मिसाल सेट करके दिखाएंगे कि कानून सब के लिए एक बराबर होगा। मीर रियासत मोहतरम वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, आप अपने माजी के वादों को याद करें। सबसे पहले खुद को एहतसाब के लिए पेश करें, अपनी काबीना के अरकान का जायजा लें, कमीशन और रिपोर्ट्स को ट्रक की बत्ती ना बनाएं, बल्कि गैर जानिबदाराना कार्रवाई करें, ऐसी कार्रवाई जिसका फ़ायदा आम आदमी को पहुंच सके। या एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो एक बार फिर मीर रियासत को उनके चंद और वादे याद कराने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। चीनी इंक्वायरी रिपोर्ट का मामला मजीद 3 माह के लिए लटकता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि एक और मामला ताहाल समझ से बालातर है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने इक़्तिदार संभालने से कबल यानी वज़ारत उज़्मा का हल्फ उठाने से पहले कौम से एक वादा किया था, और वो वादा था कि वो किफ़ायत शारी इख्तियार करेंगे। उनकी काबीना का हजम इंतहाई कम होगा, गालिबन 15 वज़ीर होंगे, 5 मुशीर होंगे और यूँ 20 रुकनी काबीना होगी। लेकिन ये तो था वज़ीर आज़म बनने से कबल का बयान, लेकिन इस बयान पर किस हद तक अमल हुआ, सारी कौम बरता हैरत में। हैरानी की कैफियत है कि तहरीक इंसाफ ने साबिका हुकूमतों के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ डाले हैं। इस वक्त वफाकी काबीना के मेंबरान की तादाद 51 हो चुकी है, यानी हाफ सेंचुरी मुकम्मल कर चुकी है कैबिनेट। वफाकी काबीना में वज़रा की कुल तादाद 27, वज़राए मुमलिकत 4, जबकि मुशीरों की तादाद 5 है। इसके अलावा वज़ीर आज़म के मुआविनीन खुसूसी की तादाद 15 हो चुकी है। काबीना की इस फौज ज़फ़र मौज में 19 अफराद गैर मुंतखब हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान के 2 मुआविनीन के पास वफाकी वज़ीर का दर्जा है, जिनमें मुआविन खुसूसी बराए समाजी तहफ़्फ़ुज़ सानिया नश्तर और मुआविन खुसूसी बराए इस्टेब्लिशमेंट शहजाद अरबाब शामिल हैं। वज़ारत इत्तलात के मुआविन खुसूसी आसिम सलीम बाजवा भी गैर मुंतखब शख्सियत है, जबकि काबीना के गैर मुंतखब अरकान में 7 डॉक्टर्स शामिल हैं। ख्याल रहे कि वज़ीर आज़म ने 6 अहम वज़ारतों का कलमदान अपने पास रखा हुआ है। वज़ीर आज़म तिजारत, माहौलियाती तब्दीली, पार्लिमानी उमूर, ख़जाना और वज़ारत सेहत के वज़ीर भी हैं, जबकि वज़ारत समंदर पार पाकिस्तानीज़ का कलमदान भी वज़ीर आज़म के अपने पास है। इन गैर मुंतखब अफराद में मुशीर ख़जाना अब्दुल हफीज़ शेख, मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद, मुशीर मौसमियाती तब्दीली मलिक अमीन असलम, मुशीर बराए पार्लिमानी उमूर बाबर आवान और मुशीर बराए इदारा जाती इस्लाहात इशरत हुसैन भी काबीना का हिस्सा है। मुआविन खुसूसी में जुल्फ़ी बुखारी हैं, मोईद यूसुफ हैं, आसिम बाजवा हैं, शहजाद अकबर हैं, ज़फ़र मिर्ज़ा हैं, डॉक्टर सानिया नश्तर, नदीम अफजल चंद, शहबाज गिल, उस्मान डार, शहजाद कासिम, शहजाद अरबाब, नदीम बाबर और तानिया इदरूस बतौर मुआविनी बराए डिजिटल पाकिस्तानी भी वफाकी काबीना का हिस्सा है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की काबीना का साइज़ इतना बड़ा है, वॉल्यूम इतना बड़ा है कि मुंतखब अफराद भी उन्हें अच्छी तरह से नहीं जानते हैं, जिसका एतराफ़ वो बरमला करते हैं। इसी हवाले से वज़ीर बराए हवाबाजी ग़ुलाम सरवर खान ने क्या कहा, वो किस तरह से मुआविनीन खुसूसी से मुताल्लिक सवाल उठा रहे थे, उसकी एक झलक आपको दिखाते हैं। अब यहाँ सवाल तो उठता है, सवाल पैदा होता है कि काबीना में 19 गैर मुंतखब अफराद की ज़रूरत क्यों पेश आई? क्या मुंतखब अफराद में कोई भी MNA इस काबिल नहीं था कि वो इन 19 अफराद वाली जिम्मेदारियाँ अदा कर सके? क्या ये गैर मुंतखब अफराद कौमी ख़जाने पर बोझ नहीं है? क्या हुकूमत ने इन गैर मुंतखब अफराद के असासों की तफसीलात हासिल की हैं? क्या वज़ीर आज़म के इन साथियों के असासों में इजाफे के हवाले से कुलाहे अमल तरतीब दिया गया है? कोई हिकमत अमली मुरतब हुई है? वफाकी वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज ने गुज़श्ता दिनों इन मुआविनीन के असासों की तफसीलात जमा कराने का वादा भी किया था। आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने कैबिनेट सेक्रेटरी को ये भी अहकाम जारी किए कि जो भी एडवाइज़र्स हैं जो कि अनइलेक्टेड हैं वो भी अपने असासात की तफसीलात जो है तो वो जमा कराएं। हिकमत अमली तो तय हो गई, लेकिन सवाल पैदा होता है कि वादे के बावजूद इन अफराद के असासों की तफसीलात आज तक क्यों जमा नहीं कराई जा सकी हैं?
हुकूमत आज तक तफसीलात जमा कराने से गुरेजा क्यों है? क्या ये इन मुआविनीन की हुकूमत से मफादात वाबस्ता नहीं है? क्या अब्दुल रज़ाक दाऊद और नदीम बाबर वफाकी काबीना में शामिल होकर जाती मफादात हासिल नहीं कर रहे? वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद ने भी आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए मुतालबा किया था कि जिन अफराद का मफादात का टकराव है, यानी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, उन्हें काबीना में नहीं रहना चाहिए। मैंने आज कैबिनेट में ये बात की है कि जिनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है उनको नहीं बैठे रहना चाहिए। अगर मेरी ज़ात की वजह से इमरान खान की ज़ात पे फ़र्क आता है, तो अगर मैं उसका हकीकी दोस्त और साथी हूँ, अगर मुझे इस हुक्मरानी से और इस हुकूमत से हमदर्दी है और मैं अगर मेरी वजह से मेरा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता है, मुझे स्टेप डाउन होना चाहिए। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के सवाल तो उठते हैं। सिर्फ शेख रशीद ही नहीं बल्कि वफाकी वजीर फवाद चौधरी भी इस बात का मुतालबा कर चुके हैं कि काबीना में मौजूद अफराद को अपने असासों की तफसीलात से आगाह करना चाहिए। अगर हम लोग अपने असासों की तफसीलात जमा कराते हैं तो बाकियों को भी पहल करनी चाहिए। वफाकी काबीना के अंदर से आवाजें उठ रही हैं, शोर बुलंद हो रहा है, लेकिन कोई आवाज सुनने को तैयार नहीं है। चीनी बहरान के जिम्मेदार वफाकी काबीना का हिस्सा हैं। बिजली से फायदा समेटने वाले उमर अयूब और नदीम बाबर वजीर आजम के इंतहाई करीबी अफराद हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। कोरोना वायरस से बचाव के लिए स्प्रे का मरहला आया। मुल्क में 2 कंपनीज इस वक्त वायरस के हवाले से डिसइंफेक्टेंट स्प्रे तैयार करती हैं, लेकिन सरकारी इदारों में स्प्रे के लिए केमिकल तैयार करने का ठेका डेस्कॉन को दिया जाता है। और ये कंपनी भी वजीर आजम के मुआविन खुसूसी अब्दुल रज़ाक दाऊद की है। यानी एक बार फिर अपनों को नवाजे जाने का सिलसिला जारी है। मीडिया पर खबरें सामने आने के बाद वक्ती तौर पर खूब शोर मचाया जाता है, कमीशन के वादे किए जाते हैं, मगर वक्त गुजरने के साथ ही फाइलें दब कर रह जाती हैं। आलमी इदारे बार बार पाकिस्तान में करप्शन बढ़ने की वजह मफादात के टकराव को करार दे रहे हैं, बार बार निशानदेही कर रहे हैं कि पाकिस्तान में करप्शन में इजाफा हुआ है। लेकिन मीर रियासत मोहतरम वजीर आजम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान इमरान खान हर बार खामोशी का रास्ता इख्तियार कर लेते हैं। सवाल यह भी उठता है कि माजी में करप्शन पर वजीर आजम इमरान खान हुक्मरानों का गिरेबान पकड़ने का मशवरा देते थे, अब अवाम किसके गिरेबान पर हाथ डालें? क्या अवाम अपने चाक गिरेबान लिए मीर रियासत के दर पर दस्तक दे या मामले पर सब्र के घूंट पिए? यकीन रियासत को इसका जवाब देना होगा। मीर रियासत को इसका जवाब देना होगा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और करप्शन के रास्ते में हायल रुकावट को उठाकर दूर क्यों नहीं किया जा रहा है। एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे पाकिस्तानी तलबा ऑनलाइन क्लासेस की मुखालिफत क्यों कर रहे हैं। इस पर बात होगी इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। मुल्क में कोरोना वबा के बायस जहां दीगर शोबे मुतासर हुए हैं, वहीं तालीम का शोबा भी शदीद मुतासर हुआ है। तालीमी इदारों ने ऑनलाइन क्लासेस का आगाज किया, लेकिन मुल्क के पसमानदा और दूर अफ्तादा इलाकों में इंटरनेट की सहूलत मैसर नहीं है, जिसकी वजह से तलबा फैसले पर शदीद एतराज़ कर रहे हैं। तलबा का मानना है कि यूनिवर्सिटीज़ और क्लासेस ऑनलाइन क्लासेस के नाम पर उनसे भारी फीस वसूल करते हैं, जो कि नाइंसाफ़ी है, जबकि करोड़ों तलबा ऑनलाइन क्लासेस से इस्तेफादा नहीं कर सकते हैं। अब ये मामला क्या है, तलबा क्यों एहतजाज कर रहे हैं, बुनियादी तौर पर उनके मुतालिब है, और फिर हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उनको कैसे एड्रेस करेगा, इस पर बात करेंगे। इस वक्त चेयरमैन HEC प्रोफेसर डॉक्टर तारिक बनोरी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त के लिए। गुज़श्ता रोज़ तलबा नुमाइंदों की जानिब से एक बड़ी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उसमें 2 मुतालिबात रखे गए हैं। तलबा का पहला मुतालबा यह है कि ऑनलाइन क्लासेस ख़त्म की जाएँ। दूसरा मुतालबा यह है कि फीसेस ना ली जाएँ। आप समझते हैं कि दोनों मुतालबात जायज़ हैं और इन मुतालबात के हल के लिए हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान को संजीदगी से गौर कर रहा है? देखें जी, जहाँ तक फ़ीस का ताल्लुक़ है, ये तो स्टूडेंट्स को ये हक़ देना चाहिए कि वो ऑप्ट आउट कर लें। दैट मीन्स कि वो अपना सेमेस्टर फ्रीज़ करवा लें, अगले साल वो दोबारा सेमेस्टर में आ जाएं, उनसे डबल फ़ीस नहीं चार्ज होनी चाहिए। ये बहुत सिंपल सी बात है कि अगर जो लोग नहीं पढ़ना चाहते उनको ये ऑप्शन मिलना चाहिए कि आप अपना सेमेस्टर रोक लें और आपको फ़ीस नहीं देनी पड़ेगी। दैट्स नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जहाँ तक ऑनलाइन क्लासेस का है, उसमें कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिनकी कि वो नहीं है प्रिपेयर्डनेस, रेडीनेस, लेकिन हमने जब इंस्ट्रक्शंस जारी की तो हमारे पास अभी डेटा आया है, कोई 120 में से आधी से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ ने अपनी रेडीनेस इंक्रीज़ कर ली है। 20,000 प्रोफेसर्स ने ट्रेनिंग हासिल की है ऑनलाइन क्लासेस, 20,000 प्रोफेसर्स ने ट्रेनिंग हासिल की है। यूनिवर्सिटीज़ ने अपने LMS बनाए हैं, उन्होंने ये सारा सिस्टम किया।
और स्टूडेंट्स जो हैं वो तालीम हासिल कर रहे हैं। तो ये लोग जो तालीम नहीं हासिल करना चाहते, इनको चाहिए कि वो अपना सेमेस्टर फ्रीज़ करा लें और उनको कोई डबल फीस नहीं देनी पड़ेगी, वो अगले सेमेस्टर में दोबारा वापस आ जाएं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और मामला भी है। स्टूडेंट्स ये भी कह रहे हैं, क्योंकि ये पढ़ा लिखा तबका है, एसओपीज को फॉलो कर सकते हैं, इंस्ट्रक्शंस को सामने रख सकते हैं, तो जहां बाकी तमाम तर मामलात में लॉकडाउन अब ईज ऑफ हो गया है, तो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर कब तक इम्कानात हैं कि कब तक ये तमाम तर मामलात जो हैं वो मामूल के मुताबिक आ जाएंगे, यूनिवर्सिटीज़ को ओपन कर दिया जाएगा? क्योंकि टीचर्स भी समझते हैं, स्टूडेंट्स भी समझते हैं, पढ़ा लिखा तबका है। ठीक, इस पे हमने भी गवर्नमेंट को लिखा है कि आप देखें कि यूनिवर्सिटीज़ को जल्दी से जल्दी हम कोशिश करें इसको रिलीज़ कर दें। लेकिन मैं ये बात सही यानी क्लियरली कहना चाहता हूँ कि ये फ़ैसला हम चाहते हैं कि हेल्थ मिनिस्ट्री एक्सपर्ट्स हमें बताएं कि नाउ इट इज़ सेफ़, आप जा सकते हैं। हम स्टूडेंट्स की सेहत को भी प्रोटेक्ट और फैकल्टी की सेहत को भी प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, उनको डेंजर में नहीं डालना चाहते। देखा ईद के दिनों के अंदर शॉपिंग जिस तरह से होती रही, यानी जितने जो पॉपुलेटेड एरिया है, तमाम तर एरियाज खुले हुए हैं, शॉपिंग सेंटर्स खुले हैं, शॉपिंग हो रही है, तिजारती सरगर्मियां बहाल हो गई हैं, तो एजुकेशन क्यों नहीं हो सकती? 1 लाख से ज़्यादा लोगों को कोरोना वायरस हो चुका है, नंबर ऑफ डेथ्स 2000 से ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। अब आप मुझे ये बताएं कि शुड आई टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मेरे किसी स्टूडेंट को, मेरे किसी फैकल्टी मेंबर को हो जाए, तो हम चाहते हैं कि उनको प्रोटेक्ट करें। तो हमने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की है कि आप हमें एसओपीज़ दे दें, एसओपीज़ के तहत हम खोल देंगे। अगर जैसे ही गवर्नमेंट इजाज़त देगी तो हम भी इजाज़त दे देंगे इसको खोलने। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। चेयरमैन एचईसी डॉक्टर तारिक बनौरी की गुफ्तगू आपने सुनी है। इस वक्त एहतजाजी तलबा की नुमाइंदा अक्सा खालिद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे उनका मौक़िफ़ जानने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अक्सा आपके वक्त के लिए। अक्सा, जो मैं समझ पाया हूँ वो ये है कि आपके 2 मुतालबात हैं। एक मुतालबा ये है कि ऑनलाइन क्लासेस को ख़त्म किया जाए, एंड नंबर 2 इज़ आप ये चाहते हैं कि फ़ीस में आपको एग्जेम्पशन दी जाए। आप जब ये मुतालबा कर रहे हैं और कुछ स्टूडेंट्स की हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी, तो कितने स्टूडेंट्स आपके साथ हैं? मतलब अगर हम परसेंटेज के अंदर बात करें तो मुल्क भर से कितनी यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स की बैकिंग आपको हासिल है? देखिए, जब हमने प्रोटेस्ट के लिए हम रोड पे आए थे तो हमारे पास टोटल रेशियो जो इस्लामाबाद और रावलपिंडी में इनरोल्ड स्टूडेंट्स थे, दैट वाज अबाउट 8000 टू 10000 स्टूडेंट्स वहाँ पर हमारे साथ कॉन्टेक्ट्स में थे और हम चाहते थे कि वो हमारे साथ प्रोटेस्ट का पार्ट बने, मगर हमें एचईसी की जानिब से मना कर दिया गया और हमें ये कहा गया कि हम आपके साथ मुज़ाकरात करेंगे, तो पहले आप लोग आ जाए, आप हमारे साथ बातचीत कर ले, तो उसके बाद आप अपने स्टूडेंट्स को जो है वो लेके आए मैदान में अगर आपके मुतालबात नहीं माने जाते। तो ये सिर्फ स्टूडेंट्स की रेशो थी इस्लामाबाद और रावलपिंडी में। तो अगर मैं बात करूँ तो पूरे पाकिस्तान से तो इट्स अबाउट 148 अराउंड यूनिवर्सिटीज़ देयर, तो उसमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे साथ इंगेज कर रहे हैं। अगर हम परसेंटेज में काउंट करें तो 2 स्टूडेंट्स एक्सेप्ट रिमोट एरियाज में जो मौजूद है, उनके अलावा 70 to 80% स्टूडेंट्स हमारे साथ कांटेक्ट किया, और जो रिमोट एरियाज में हैं उन्होंने डिफरेंट तरीके से हमारे साथ कांटेक्ट करने की कोशिश की है। तो आप ये समझ लें कि इस दफ़ा नॉट ओनली 100%, 110% स्टूडेंट्स जो है वो रोड पर आएंगे। जब आप एनरोल्ड होने की बात करती हैं अक्सर, तो एनरोल्ड होने से क्या मुराद है? मतलब आपकी कोई स्टूडेंट बॉडी है, कोई तंजीम है जिसमें एनरोलमेंट की बात कर रहे हैं? होने से मुराद मेरी जी एनरोल्ड होने से यहाँ पर मेरी ये मुराद है कि एनरोल्ड स्टूडेंट्स, मैं बार बार इस चीज़ को एनरोलमेंट का जिक्र इसीलिए करती हूँ क्योंकि स्टूडेंट्स को सस्पेंड किया जा रहा है। स्टूडेंट्स को फीस ना पे करने की वजह से, स्टूडेंट्स को ऑनलाइन क्लासेस ना लेने की वजह से सस्पेंड किया जा रहा है। तो यहाँ पर एनरोल्ड स्टूडेंट्स की बात करनी बहुत ज़रूरी है। जहाँ तक आपने एनरोलमेंट की बात की, तो वो स्टूडेंट्स जो रिमोट एरियाज में मौजूद है वो खुद कॉन्टेक्ट नहीं कर पा रहे। मैं आपको ये बात वाज़े तरीके से बता रही हूँ, वो छतरियां लेकर 2-2 किलोमीटर दूर जाकर अपनी क्लासेस ले रहे हैं। तो उनके जो फ्रेंड्स हैं वो हमसे कांटेक्ट कर रहे हैं इनडायरेक्टली, यानी कि हमारे साथ वर्बल कम्युनिकेशन हो रही है उनकी, और वो हमारे साथ बातचीत कर रहे हैं और वो हमारे साथ इंगेज कर रहे हैं, और वो उन्हीं की खातिर जो है वो हम रोड्स पे निकले। और जहाँ तक आपने एचईसी की चेयरमैन की बात की, तो मैं यहाँ पर यही कहूँगी कि बहुत ही एग्रेशन में उन्होंने ना सोचते हुए, नहीं समझते हुए जो फैसला दिया है
वो बहुत ही गलत है। अब आने वाले वक्तों में जो कुछ होगा उसके जिम्मेदार HEC के चेयरमैन होंगे, क्योंकि अब हमारा ये मुतालबा है कि अगर ये लोग कहते हैं कि हम आप मुझे बताएं, हम 3.8 GPA AGPS लेने वाले स्टूडेंट्स हैं, तो आप हमारे बेशक जो है वो हमारे रिजल्ट कार्ड्स निकाल के देख लें, तो हम क्या आज तक जो प्रमोट होते रहे हैं वो इसी तरह से प्रमोट होते रहे। अक्सर वन लाइनर मुझे ये बता दीजिएगा, अगर 12 जून तक की डेडलाइन आप मीट हो जाती है जो आपने मुतालबात को मंजूरी के हवाले से दी है, अगर वो मीट हो जाती है तो फिर उसके बाद आपका अगला लाहमल क्या होगा? वन लाइनर, उसके बाद मुझे प्रोग्राम को वाइंड अप करना है। जी देखें, अगर ना माने गए हमारे मुतालबात तो मैं ये नहीं कहूँगी कि हम लोग टायर जलाने की तरफ जाएंगे। जिस तरह से HEC के जो हमारे चेयरमैन है उन्होंने बड़ा ही क्लियरली और एग्रेशन में आते हुए हमें एक स्टेटमेंट दी है विच इज़ नॉट वैलिड येट। हम उनके बच्चों की तरह हैं और उन्हें सोचना चाहिए और समझना चाहिए कि वो बात क्या कर रहे हैं और शायद हम उनके मुल्क का फ्यूचर है। तो उन्होंने बहुत ही नेगेटिव अप्रोच में अपनी स्टेटमेंट दी है। तो मैं यहाँ पर यही कहूँगी कि अगर हमारे मुतालबात ना सुने गए, हम नहीं जलाएंगे टायर, हम नहीं प्रोपेगेंडास करेंगे, हम रोड पे जो है वो हम कश्तियां जलाकर आ चुके हैं। तो अगर हमारे मुतालबात ना माने गए तो हम लोग जो है एक बहुत सख्त राय अमल और रद्द अमल की तरफ जाएंगे, लेकिन हम लोग SOPs को फॉलो करेंगे और एक पढ़ा लिखा पाकिस्तान इनको दिखाएंगे और अपने मुतालबात हर हाल में इनसे मनवा कर ठीक है, बहुत शुक्रिया अक्सा खालिद आपका। एहतजाजी तलबा की नुमाइंदा अक्सा खालिद हमारे साथ मौजूद थी। वो अपने मुतालबात के ऊपर कायम है। वो कह रही है जब तक मुतालबात तस्लीम नहीं किए जाते वो अपने एहतजाज का दायरा कार मजीद वसी करते चले जाएंगे। बारकैफ गुज़श्ता रोज वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने एक नज़्म अपने ट्विटर हैंडल से शेयर की जिसे उन्होंने अल्लामा इकबाल से मंसूब किया था। बाद-ए-ज़ा वज़ीर आज़म की जानिब से इसकी तस्हीह तो कर दी गई, लेकिन जनरल पब्लिक की जानिब से अल्लामा इकबाल से ऐसे अशार मंसूब करके ट्विटर और दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर शेयर किए जा रहे हैं जिनका हकीमुल उम्मत शायर मशरिक अल्लामा इकबाल से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है और मुसव्विर पाकिस्तान की ज़ात के ऊपर इस तरह के क्वेश्चन उठाने की कोशिश की जा रही है जो काबिल मुज़म्मत है और मेरा ख्याल ऐसा नहीं करना चाहिए। इसी मुनासिबत से हकीमुल उम्मत शायर मशरिक अल्लामा इकबाल के इस शेर से प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे कि जवानों को मेरी आहे सहर दे, परिंद शाहीन बच्चों को बालों पर दे, खुदाया आरजू मेरी यही है, मेरा नूर बसीरत आम कर दे। ये तो था आज का दस्तक। आपसे मुलाकात होगी कल। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।